नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अगर बात शहर को स्वच्छ रखने की हो तो हम अपना दायित्व गंभीरता से नहीं निभा पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ रखने की और साफ सफाई की आदत रखनी चाहिए। जिस तरह हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अगर उसी तरह अपने शहर को भी स्वच्छ रखें तो हम न केवल बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि स्वच्छता से ही समृद्धि और खुशहाली आती है। कुछ ऐसा ही भाव लिए एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे शहर में नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। वो अधिकारी कौन है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये कुछ क्लिप्स। आपने ठीक पहचाना। आज के शख्सियत कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं निगम आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल जी। पटेल जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 1 जून 2020 को आपने पदभार संभाला। इससे पहले आप नारायणपुर और दंतेवाड़ा में जिला पंचायत सीईओ के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। आपका मूल पद संयुक्त कलेक्टर का है और आप वर्तमान में राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में, निगम आयुक्त के रूप में अपना दायित्व बखूबी संभाल रहे हैं। पटेल जी, हम शहर के कार्यों के बारे में, इसके विकास के बारे में, निगम के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जब पहली बार आपकी यहाँ पदस्थापना हुई तो आपके मन में शहर को लेकर के किस तरह के विचार थे? पहले तो मैं ए विज़न परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो स्वच्छता जैसा विषय है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाया और आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। और जैसा कि शहर के जो विज़न के बारे में जैसे बात करते हैं तो 1 जून 2020 को जब कोरोना काल अपने पीक पे था, पूरा भारत देश है, पूरा विश्व जब कोरोना से जूझ रहा था, उस समय उसके पहले मैं नारायणपुर में एज ए सीईओ जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में पहले विकास कार्य देख रहे थे। फिर अचानक से कोरोना आने से पूरा हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत किए, तब स्थिति ठीक हुई। उसके पश्चात फिर जब यहाँ मेरी पदस्थापना हुई तो एक ग्रामीण परिवेश में जैसे कार्य करने का मौका था। अचानक से जैसे एक बड़े शहर, क्योंकि बस्तर का ये संभागीय मुख्यालय है और लगभग 1,65,000 जनसंख्या, एक बड़ा शहर, आने वाले समय में बड़ा और भी शहर होगा। तो ये जो ऐतिहासिक शहर जो जगदलपुर है, ये अपने आप में चौराहों का और नियोजित शहर है। तो जब हम शहर की जब बात करते हैं कि इस परिकल्पना, तो जो हम लोग देखते हैं कि जैसे चंडीगढ़ है या विश्व के दूसरे जो अच्छे शहर होते हैं, उसमें एक जो शहर होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ की रोड होती है वो सबसे पहले, मतलब रोड और चौक चौराहे। क्योंकि कोई शहर हो जहाँ पर अगर चलने के लिए या गाड़ियों के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए अगर उसकी गति है या उसका मूवमेंट अगर कमज़ोर पड़ेगा तो शहर की गति भी कमज़ोर हो जाती है, उसका विकास भी रुकता है। कि जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी आम नागरिक है, शहर में किसी सुविधा के लिए आता है, तो अगर सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, सुविधाजनक नहीं होंगी, अन्य सुविधाएं और जैसे आपका सिटी बस है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आदमी को आने जाने में बहुत सुविधा होती है। तो मैं जैसे मुझे अनुभव है भोपाल, इंदौर का है, जयपुर, भोपाल है, अपना दिल्ली है, तो वहाँ मैं देखा हूँ कि सड़कें काफ़ी चौड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि शहर को एक तेज गति से चलने वाला मतलब साधन बनाता है, वो सड़क है। उसके बाद फिर जैसे एक शहर में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे शहर में व्यवस्था में देखेंगे तो आप कि शहर में लोग सुविधाओं के लिए बाहर से आते हैं कि भाई जैसे गांव में तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन गांव में क्या है कि जैसे आपका मेनली खेती किसानी, स्कूल, आंगनबाड़ी इतने में सीमित है। वहाँ पर आप देखोगे बाज़ार नहीं होता है। साथ में जैसे शिक्षा की सुविधा है, जैसे अच्छे अच्छे स्कूल्स है, कॉलेज है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद है आपका कि स्वास्थ्य की सुविधा है। तो इस प्रकार से जो सुविधाओं के लिए मतलब शहर जाना जाता है तो वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर जैसे हमारे रोड है, जब सभी सुविधाएं हो गई, अब हम अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उसको जैसे नगर निगम की तरफ से मूलभूत जो सुविधाएं दी जाती है, जिसमें आपका
पेयजल है ना, उसके बाद फिर रोज़ की साफ़ सफाई, और उसके बाद फिर स्ट्रीट लाइट है क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है लाइट वगैरह रहने से, और उसके बाद बाज़ार प्रबंधन है, उसके बाद फिर आपका मुक्ति धाम व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जो मेन काम रहता है, उन सब चीज़ों का जो लेवल है उसको हम आज के समय में जो है उसको हम आधुनिक जो तकनीक बहुत सारे जो शहरों में इस्तेमाल हो रहा है, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए शहर का जो एक तो इमेज रहता है ओवरऑल कि ये शहर कैसा है, उसको चेंज करना। जैसे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं महापौर मैडम के प्रतिनिधित्व में और हमारे कलेक्टर साहब हैं, उनके माध्यम से गढ़बो नवा जगदलपुर की जो परिकल्पना की गई है, उसमें एक आधुनिक जगदलपुर है जो कि पहले 250 साल का इतिहास है जगदलपुर का। उससे हम आगे बढ़ के जो सुविधाएं जो है उनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, और हमारा जो प्लानिंग ये है कि 2050 में जब शहर काफ़ी बड़ा 5 लाख जनसंख्या का संभवतः होने वाला है, उस समय आसपास की जो चीज़ें जो मतलब जो एरिया है वो भी शामिल हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से अभी से उसकी प्लानिंग हो, ओपनिंग होते रहे चीज़ें, और वो मतलब स्मूथ तरीके से, और इसका एक प्लान बन के पब्लिक के सामने आए कि भाई ऐसा एक शहर विकसित हो जिसमें कि आपको जो आने वाले लोग हैं और रहने वाले लोग अभी भी हैं उन सबको अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता में है। यानी सर, आप जब शुरुआत में आए थे तो आपकी ये परिकल्पना थी कि एक सुंदर शहर, एक सुविधापूर्ण शहर आप नागरिकों को दे सकें। सर, अभी आपने बात की कोरोना की, हम एक बहुत ही भयावह त्रासदी से गुजर चुके हैं, और ऐसे समय में आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई जब कोरोना का पीक पीरियड था। तो उस समय शहर में जो नागरिकों को जो इस महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित किया गया जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से। तो हमें आप ये बताइए कि जो वो समय था वो किस तरह का दौर था आपके लिए, आपकी नज़र में? बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं कि जनवरी 2020 में जो कोरोना है वो केरल में पहुंचा था। उसके पश्चात फिर वास्तविक रूप से कोरोना हमारे अगर शहर की बात करते हैं तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं ज्वाइन किया था 1 जून 2020 को, तो शहर के अंदर पहला केस उसी दिन ही आया था, और हम लोग रात में पूरा जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ही हम लोग रात को 12 बजे तक कोरोना प्रबंधन करने के लिए कंटेनमेंट और सब किए थे। तो उस समय शुरुआत थी, लेकिन वास्तविक जो कोरोना का जो लहर है, जो पहला लहर, जो पहली लहर की जब बात करते हैं वो ये 20 जुलाई के आसपास था पिछले वर्ष 2020 पे। वहाँ से जो चालू हो के रक्षाबंधन और 15 अगस्त में जो थोड़ी भीड़ हुई, उससे पीक करते हुए 15 सितंबर के आसपास ये बहुत पीक में था। उसके बाद बस्तर दशहरा के आसपास ये चलते रहा, और दिवाली के आसपास जाके वो डाउन होते हुए दिसंबर तक के चला है। तो ये आपका देखेंगे कि 15 जुलाई से लेकर 15 दिसंबर तक का जो 4-5 महीने का फेज़ था वो पहले लहर में था, और उसके बाद फिर जो दूसरी लहर जो आई थी वो आपका 15 मार्च से लेकर 15 मई के बीच में जो पीक में था। तो पहले और दूसरे में भी काफ़ी मतलब डिफरेंस है। दूसरा लहर तो काफ़ी तेज़ आया, ज़्यादा लोगों की जान गई। तो उसमें जैसे अगर हम नगर निगम जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया है, तो उसमें आप देखेंगे नगर निगम की तरफ से जब पूरी चीज़ें लॉकडाउन हो जाती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। जो गरीब लोग होते हैं उनको हम लोगों ने जैसे मुफ्त में राशन है, चाहे जो उपकरण वगैरह जैसे देना पड़ता है या सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क, उसका भी वितरण किए। उसके अलावा जो व्यापारिक वर्ग थे उनका जैसे पूरा व्यापार बंद था, तो लोगों को मतलब जैसे बेसिक ज़रूरत के लिए जैसे कि किराना दुकान खोलना है, सब्जी की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की है। फिर सभी वार्डों को सैनिटाइज़ करना था क्योंकि लोग बाहर निकल रहे थे, तो उसमें जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ सकता था, उसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी। उसके बाद फिर जैसे क्योंकि लोगों में प्रचार भी करना है मास्क और बाकी सब चीज़ों का पालन करने के लिए, तो उसके लिए जैसे कभी कभी चालानी कार्रवाई करना है और लोगों में प्रचार करना है, मुनादी करना है, इस प्रकार से किए। फिर होता है कि जैसे अब बाद में शुरू में तो केवल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन जब हॉस्पिटल भरने लगे तो जो कम गंभीर केस थे उनको हम लोगों ने होम आइसोलेशन की सुविधा दी। तो होम आइसोलेशन में शिक्षा जो स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करते हुए निगम ने जैसे टेस्टिंग टीम बैठाए। उसके बाद जो लोग इलाज ले रहे हैं उनके घर में जैसे रोज़ का जो कचरा निकलता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, उसका प्रबंधन घर घर से उसको लेकर विधिवत एक जगह जाके उसको निपटान करने का काम भी किया गया। फिर जैसे तकरीबन दोनों लहर को मिलाएं तो 200 से 250 लोगों की जान गई। दूसरे राज्य के लोग, दूसरे ज़िले के लोगों की भी जान गई। जैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो आते थे लोग, उनको भी हम लोगों ने विधिवत बहुत अच्छे तरीके से उनका हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तो उसके बाद फिर जैसे कि कोरोना में जैसा एक महत्वपूर्ण रहता है कि सर्वे करना होता है घर घर में कि भाई जैसे कोई बीमार है कि या लक्षण तो नहीं है, तो पूरा 3 राउंड हमने नगर निगम और जिला शिक्षा विभाग के थे उसमें, और उसके अलावा महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थे, मितानिन लोग थे, सब मिल के पूरा एक अच्छी व्यवस्था का पूरा सर्वे किए। तो इस प्रकार से जो कोरोना में मुख्य कार्य तो स्वास्थ्य विभाग का था, लेकिन जो उसका सहयोगी रूप में शहर में, क्योंकि उनके पास उतना अमला नहीं कि हर काम कर सके, तो हमारे लोगों ने पूरा एज ए
पूरे निगम के पूरे कार्य करते हैं, जैसे प्रतिदिन की जैसे कि पेयजल व्यवस्था, सफाई, स्ट्रीट लाइट, बाजार, मुक्तिधाम, सभी प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखते हुए साथ साथ कोरोना का काम में डबल कह सकते हैं कि हमारे जो कर्मचारी थे और बहुत ही कम उनका रहता है, आय रहती ज़्यादा रहता नहीं है उनका वेतन, पर भी लोगों ने पूरी जान लगा के, और सबसे मैं ये अच्छी बात है कि इस पूरे कोरोना काल में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हमारे निगम में 1150 जैसे एम्प्लॉई हैं। तो हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर रूप में काम किए, हमारे लोग, मैं खुद ही सब जगह जाता था। तो लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमने कोरोना को मैनेज भी किया और अपने खुद को मैनेज किया, और टीकाकरण को भी बहुत फोकस किए शहर में, और अच्छा टीकाकरण हुआ, जिसकी वजह से आज के समय में निगम से जो हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे उनमें किसी की जान भी ना कोरोना से नहीं गई। ये शायद मुझे मतलब कि कोरोना के लिए पूरा कार्य करते हुए अपने आप को बचाए रखना, शायद ये सबसे बड़ी मतलब सफलता हमारे लिए है। जी सर, बिल्कुल सर, कोरोना वॉरियर्स के रूप में निगम कर्मियों ने अपनी बेहतरीन भूमिका अदा की है, और हम ये भी बताना चाहेंगे कि सफाई कर्मियों ने भी अपनी इतनी अच्छी भूमिका निभाई है कि कोरोना के घोर कोरोना काल में भी उन्होंने अपने काम में डटे रहे। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए भी। सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक अधिकारी कचरे साफ करते हुए हमें दिखता है जी। तो ये बहुत ही मिसाल है हम सबके लिए कि एक अधिकारी जब खुद उस चीज़ को अमल करता है जो हम दूसरों को बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे जो ये जो स्वच्छता अभियान आपने जो छेड़ रखा है, आप नालियों में उतरने में भी परहेज नहीं रखा, ये हम नागरिकों के लिए बहुत ही एक उदाहरण स्वरूप हैं आप। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, इसके पीछे आपकी सोच क्या है? क्या आप नागरिकों को जागरूक करना चाहते हैं या कुछ और? जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने एक अभियान चलाया, तकरीबन ये 6 महीना हो गया है, ये 14 फरवरी से हम लोगों ने चालू किया था। इसकी संकल्पना है वो लगभग हम लोग 15 जनवरी के आसपास हम लोगों ने ली थी, जिसका नाम है 20 कदम स्वच्छता की ओर। तो इसके पीछे कहानी मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। उसमें एक स्वच्छता संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया, और हमारे उस समय राज्य शासन की तरफ से, और अभी वर्तमान में भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय भूपेश बघेल जी, सब के मार्गदर्शन में एक अच्छा अभियान चल रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो स्वच्छता में राज्यों में पहला नंबर है। जो 100 से ज़्यादा शहर है जहाँ सफाई व्यवस्था होती है, उसमें हमारा शहर पिछले साल भी नंबर 1 था, और अंबिकापुर शहर है 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वालों में प्रथम स्थान पे है। और जबकि हमारा जो शहर जगदलपुर है वो भी अच्छी है, मतलब रैंकिंग अच्छी है, हमारा 33 रैंक है। तो ये जो एक तो सरकार की तरफ से कि स्वच्छ भारत मिशन और जो स्वच्छता रैंकिंग होती है केंद्र शासन से, उसके तरफ से उनके तरफ से भी हमारे बराबर गाइडलाइन आते रहता है कि हमें क्या क्या करना है। साथ में जो 20 कदम स्वच्छता अभियान जो हम लोग अपने जगदलपुर के लिए एक नया अभियान चलाया, उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्वच्छ भारत मिशन आया था तो उसमें कहा जाता है कि आप संकल्प लेते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप प्रति सप्ताह 2 घंटे, यानी साल में कम से कम 100 घंटे, 52 सप्ताह होता है, और आपको श्रमदान स्वयं से करना है, साथ में 100 व्यक्ति को आपको मोटिवेट भी करना है। तो वो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, वो मेरे दिमाग में पहले से था। ये हमारे शहर को और देश को साफ़ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने तब से लेकर, मैं ट्रेनिंग में तहसीलदार भी रहा, फिर SDM है, फिर CO जिला पंचायत, अभी आयुक्त नगर पालिक निगम और अन्य पदों पर रहा हूँ। तो तब से मैं अपने कार्यालय में प्रति महीने कम से कम एक बार हम सभी कर्मचारी अधिकारी 1 घंटा के लिए बाहर निकलते हैं और अपने ऑफिस की पूरी साफ़ सफाई स्वयं से करते हैं। ये तकरीबन 8 साल से मैं ये लगभग लगातार करते आ रहा था, क्योंकि अब आयुक्त बनने से, जैसे पहले मेरा कार्य क्षेत्र था वो मेरा कार्यालय और जो भी रहता था मतलब सीमित था, है ना, लेकिन अब आयुक्त होने से पूरा शहर मेरे लिए मतलब कार्यालय ही है मान के चलिए, या फिर मेरा वर्क एरिया है। तो मैंने सोचा जो काम मैं अपने पिछले 7-8 साल से अपने कार्यालय और आसपास कर रहा था, वही कार्य क्यों ना शहर के लिए भी किया जाए। ये बात मैंने 15 जनवरी से लोगों से शेयर करना चालू किया, और जितने भी लोगों से बात हुई, जगदलपुर शहर के बिल्कुल सभी जागरूक नागरिक ने और मीडिया के साथी और सब जनप्रतिनिधि ने सहयोग किया, और ये हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपना रैंकिंग अच्छा करने के लिए जगदलपुर शहर मिसाल पेश करते हमने 20 कदम स्वच्छता। 20 कदम स्वच्छता का उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति अपने घर, ऑफिस या जो भी उसका कार्यस्थल है, वहाँ पर महीने में एक बार बस 1 घंटे या 2 घंटे के लिए हम सब बाहर निकलें और अपने चारों तरफ 20 कदम में कुछ भी है, चाहे कचरा हमने किया है, दूसरे जैसे
हमारे घर कोई मेहमान आता है तो कचरा करके जाता है, आंगन में अपन सब खुद साफ करते हैं, तो क्यों ना हम घर के बाहर भी अगर कोई करके जाता है तो वो भी हमारे लिए मेहमान ही है, क्या है ना, वो मानते हुए अपन खुद से करें। तो निश्चित मेरा मानना है कि अगर पूरे शहर के लोग ये ठान ले कि अपने शहर को अगर स्वच्छ बनाना है तो 1 से 2 घंटे में पूरे शहर का कचरा एक साथ उठ सकता है। ये मेरा मतलब कौन से वो है कि एक विचार है कि अगर इस तरीके से करें तो निश्चित ही हमारा शहर है स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान आने से बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और पिछले वर्ष जो हम लोगों ने अप्रैल मार्च में जो सफाई की थी उसका हमको पॉजिटिव फीडबैक मिला, ऊपर से भी हमें एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आप अच्छा करते रहिए, निश्चित ही आपका पायदान ऊपर आने वाला है, ऐसा हमको एक हिंट मिल रहा है। तो वो हमारे शहर वासियों के लिए। और जैसे आप एक आधिकारिक रूप में बोल रहे हैं, हमने जब अभियान चलाया तो हमारे विधायक महोदय, पूरे मतलब महापौर मैडम और सभी नेता प्रतिपक्षों के सब ने, साथ में कलेक्टर, एसपी साहब, सब ने प्लॉगिंग जो बोलते हैं अपन, जो कचरा जो में जैसे हाथ में ग्लव्स और मास्क लगा के जो प्लॉगिंग करते हैं, मतलब बिनते हैं, वो प्लॉगिंग बोलते हैं, उसमें पूरे लोगों ने सहयोग किया। पूरे 48 वार्ड में 48 वार्ड के पार्षद, वहाँ के बच्चे, नागरिक सब मिलके, और जो बच्चे और बाकी लोग सहयोग करते थे उनको हम लोग छोटा छोटा गिफ्ट भी देते थे। और हम लोग ने क्या किया, ये अभियान के तहत सभी समस्त जैसे लोग जो थे जागरूक नागरिक, मीडिया के जितने लोग सहयोग किए, हमारे कर्मचारी, सबको हमने प्रोत्साहन स्वरूप वहाँ पर प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी चीज़ें दिए थे, जिससे कि आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो यही सब चीज़ों को लेकर शहर को स्वच्छ और स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बनाने के लिए पूरा नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है। आपकी पदस्थापना के बाद कौन कौन से निर्माण कार्य शहर में किए जा रहे हैं? जी, जैसा कि शहर है वो बेसिकली हम जब बात करें तो सुविधाओं के लिए जाना जाता है। तो शहर में बहुत सारी सुविधाएं होती है, उसमें जैसे हम लोग अब बात करते हैं तो जैसे बाज़ार है, खेल के मैदान हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो रोड वगैरह। तो हम जैसे मेरे आने के बाद, क्योंकि नगर निगम क्योंकि शहरी क्षेत्र में केवल एक एजेंसी नहीं होती है, PWD, E&M, ऐसे बहुत सारी एजेंसी मिलकर शहर के विकास में कार्य करते हैं। उस प्रकार जब हम बात करते हैं सड़क की, जैसे बात करें, हमने पहले बोला कि सड़क बहुत ज़रूरी है, तो हम अभी पिछले 1 से 1.5 साल में गीदम रोड जो आप जानते हैं, उधर से काफ़ी आना जाना है, हमारा मेडिकल कॉलेज भी है, तो उसका भी जैसे चौड़ीकरण हुआ है, उसमें स्ट्रेंथनिंग करके डिवाइडर वगैरह बन रहा है। अभी भी कुछ लाइटिंग का काम बचा है, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। उसके अलावा जो चित्रकूट रोड जो हमारा पर्यटक रोड है, उसको हमने, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें डिवाइडर निर्माण किए हैं। और उसमें पेड़ शिफ्टिंग पूरे छत्तीसगढ़ के नगर निगम में पहली बार हम लोगों ने पेड़ शिफ्ट वहाँ किया है। उसके अलावा जो सिटी ग्राउंड और हाथा ग्राउंड, जैसे हाथा ग्राउंड क्रिकेट मैदान के लिए है, तो उसको हम लोगों ने उन्नयन करके उसमें पिच बनाया है और ग्रास लगाया है। अभी सिटिंग गैलरी और प्रैक्टिस पिच भी बन रहा है, लाइट वगैरह पहले से लगा था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 26 जनवरी 2021 को लोकार्पित हुआ। उसी दिन ही जो लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय का भी उस दिन लोकार्पण हुआ था। वो बहुत ही आधुनिक लाइब्रेरी, जैसे 24 घंटे बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा है, आधुनिक पुस्तकें हैं, बहुत अच्छे से उसमें सीटिंग स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें, युवोदय एकेडमी भी है। और वहाँ पर हम लोगों ने 24 घंटे का रेस्टोरेंट भी है, और लिटरेचर, आर्ट वाले और ओल्ड पीपल लोग आते हैं, उनके लिए भी वहाँ सुविधा की रखी गई है। और उस सबसे बड़ा जो कार्य शहर में अगर चल रहा है, जिसको सब बात करते हुए, दलपत सागर का जो पुनर्निर्माण जो चल रहा है, उसमें उसको सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था 17 दिसंबर को हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो तालाब है उसमें महत्वपूर्ण जो विषय ये था कि जो 350 एकड़ का तालाब है, उसमें 250 एकड़ में जलकुंभी फैला हुआ था। उसको हटाने के लिए, जलकुंभी हटाने के लिए जो मशीन आई, वीड हार्वेस्टर मशीन, उसका हमने लोकार्पण किया। आज के समय लगभग 100 एकड़ क्षेत्र से एक बार जलकुंभी निकाला जा चुका है, बाकी हम बारिश में लगभग पूरा कर सकते हैं, कर लेंगे। उसके अलावा वहाँ पर पाथवे, लाइटिंग, वहाँ पर बस्तर आर्ट गैलरी, समून चौक का जैसे हो रहा है निर्माण, और उसमें दलपत सागर के उत्तर क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मेड़ है, उसमें 7 मीटर के चौड़ी रोड जो है PWD बनाएगी अभी। और आने वाले समय में जैसे उसमें और मरीन ड्राइव जो है, पाथवे वगैरह और आगे बनेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, दलपत देव जी की मूर्ति लगाने की योजना है। और अभी जैसे कि कैनोइंग, कायाकिंग जो बच्चे हैं, ये ओलंपिक गेम होता है, उसकी भी शुरुआत वहाँ की जाएगी। साथ में हमने वहाँ पर पैडल बोर्ड भी समूहों को दिया। और जो मछुआरा समूह जो बेचारे मछली का से जो थोड़ा बहुत आय कमाते हैं, उनके आय बढ़ाने के लिए लकड़ी का बोर्ड दिया। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, जो पुराने दुकानदार ऐसे ही छोटे गुमटी लगाकर चलाते थे, उनको अपन नए तरीके से गुमटी उन्हीं से ही लगवा रहे हैं ताकि आधुनिक लगे। इस प्रकार बहुत सारी योजना वहाँ पर चलाई जा रही है। उसके अलावा जो हमारा गंगा मुंडा तालाब, जो दूसरा बड़ा तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुसार स्वीकृत हो गया है। उसमें रोड और घाट का निर्माण होगा। इसके अलावा जैसे छोटे कार्यों में गिनाना चाहूँगा, ये कार्य नहीं है पर भी हमारे शहर की उपलब्धि है कि हमने यहाँ पर आमचो बस्तर कैंटीन, जो पुराने जो वो हुआ करते थे, जो
एम्बुलेंस वगैरह सरकारी जो हमारे, उनको हम लोगों ने चेंज करके हम उसको कैंटीन बनाया और नक्सल पीड़ित परिवार और महिला समूह को हमने दिया है। उसके अलावा जो शासन की योजना के तहत गढ़ कलेवा हमने एक हमारा शहीद पार्क चौपाटी में एक हमारा रेस्टोरेंट टाइप का जगह खाली था जो यूज़ नहीं हो पा रहा था, उसको कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमारी जो नगर निगम की तरफ से उसको बहुत अच्छे से गढ़ कलेवा का स्वरूप दिया गया है। आने वाले समय में जैसे और भी कार्य में जैसे होने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे कि जैसे इतवारी बाज़ार का भी निर्माण वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग का चल रहा है। गोल बाज़ार को रीडेवलप करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। साथ में जो नेहरू मंच, जब नेहरू जी आए थे यहाँ पर 1953 में, उसको भी चिरस्थायी बनाने के लिए नेहरू जो मेमोरियल वहाँ निर्माण किया जाएगा। और जैसे अभी लाल बाग बहुत अच्छा मैदान है, 25 एकड़ का शहर की मतलब पूरे सभी बड़े इवेंट्स वहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद कोई वहाँ पर आता जाता नहीं है और पूरा अंधेरा रहता है, तो उसको भी उसमें लाइट लगाने का काम चल रहा है। उसके अलावा जो 36 क्वार्टर एक हुआ करता था शासकीय क्वार्टर, वहाँ पर आधुनिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय परियोजना लाई जा रही है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी योजना जो हम गढ़बो नवा जगदलपुर के नाम से समाहित करके आने वाले समय में सबने, और जैसे एक और मैं गिनाना चाहूँगा, जैसे हमारा पुराना एक टाउन क्लब है, उसको भी अच्छे से संरक्षित करने का काम चल रहा है। उसका भी काम जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। तो आने वाले समय में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शहर में को मतलब एक आधुनिक रूप देने के लिए, और इसके जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें, उनको भी समाहित करते हुए और उसको संरक्षित करते हुए एक पर्यटक और आधुनिक शहर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सर, आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात की, तो एक पुराने जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो बेला कोठा जिसको हम जानते हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसे संवारने के लिए भी कोई योजना? हाँ बिल्कुल, जैसे बेला कोठा वो 3 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है। उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में पूरी हमारी दुकानें हैं वो निकल चुकी है, और जो आखिरी वाला फ्लोर बचा है, जो अपना सेकेंड फ्लोर, उसमें भी कई लोग हम लोग संपर्क कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें मतलब हॉस्पिटल टाइप ऐसा कुछ मेडिकल का वो लगाना चाह रहे हैं। तो अगर ये योजना अगर सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर और क्योंकि आसपास अपना महारानी अस्पताल वगैरह है, तो निश्चित ही वो उसमें सुधार आएगा। उसमें कुछ कमियां जो बेसमेंट पार्किंग में है उसको हम लोगों ने देख लिया है, उसकी सफाई करके उसमें पानी भरने की समस्या है वो भी निदान किया जाएगा, और उस एरिया में पेयजल की भी दिक्कत है वो भी हम लोगों को देख लिया है, वो हो जाएगा। उसके अलावा पुराना बस स्टैंड एक कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ पर बीच में क्योंकि ज़मीन है हमारे नाम नामांतरण नहीं हुआ था, अब नामांतरण हो गया है। उसमें जो पुराने जो समय में कुछ जो दुकानदार हैं उनको व्यवस्थापन भी किया जा रहा है। साथ में सामने की दुकानें चली जा चुकी हैं जिसको हम लोग सेल आउट कर चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर जो केंद्र राज्य सरकार की ओर से उसमें संचालित करने के लिए है, तो उसका भी टेंडर वगैरह हो गया है। तो वहाँ पर एक सिटी डायग्नोस जिसमें कि तमाम तरीके के जो अच्छे जो स्वास्थ्य जांच कराए जाते हैं वो सब रियायती दर पे गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो निश्चित ही जो हमारे 2 पुराने कॉम्प्लेक्स है उसको हम और अच्छे से उपयोगी और उसको लाइव करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे इतवारी बाज़ार है, चाहे गोल बाज़ार जैसे रीडेवलप होता है, तो निश्चित ही हमारे जो व्यापारी गण हैं, क्योंकि आज के समय में कोरोना में जो बाहर जो हमारे नए बच्चे थे जो मैनेजमेंट करके भारत के बड़े शहरों में या विदेश जाके जो अच्छे जॉब करते थे वो अभी जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको यहीं स्थानीय स्तर पे अच्छे जैसे शॉप्स मिलने पर निश्चित ही वो लोकल बिजनेस यहाँ पर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि और सिटी ग्राउंड के सामने भी दुकानें आने वाली है। हम लोगों ने लाइब्रेरी में भी दुकान बनाई है, और इसमें महारानी अस्पताल में भी 4-5 दुकानें हम लोग निकालें। तो इस प्रकार से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और लोगों को आय को उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जी सर, बाज़ारों के व्यवस्थापन की बात हम कर रहे हैं, तो जो संजय मार्केट है वहाँ पे जो पार्किंग की जो सुविधा दी गई है, अक्सर ये देखा गया है कि लोग उसको मानते नहीं हैं और गाड़ियों के साथ ही बाज़ार में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ पेनाल्टी या कुछ कड़ी व्यवस्था बनाने की सोच हम लोगों ने बीच में प्रयास किया था कि हम लोग शासन का गाइडलाइन है कि जो बड़े जो होते हैं बाजार होते हैं, पार्किंग के लिए ये निर्देश है कि या तो आप महिला समूह या व्यापारी समूह से हम ये कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था, कोरोना की वजह से कोई मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, तो हम लोगों ने उसको रोक लिया था। लेकिन भविष्य में निश्चित ही पार्किंग के लिए जो सामने 2 पार्किंग स्थल है उसमें थोड़ा सा मैंने विजिट करके देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा कमज़ोर है, तो उसमें हम लोगों ने उसको मरम्मत करने के लिए भी उसमें प्रस्ताव बना रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में समूह या जो व्यापारी जो समूह हैं उनके माध्यम से साफ़ सफाई और पार्किंग उसमें निर्देश में है, वो हम लोग उसको प्रयास करेंगे। साथ में बाजू में वहीं पर तकरीबन 100 से 200 मीटर में ही
इतवारी बाज़ार भी बन रहा है जिसमें कि 2 मंजिला पार्किंग बनेगी। तो निश्चित ही उस एरिया में पार्किंग की जो दिक्कतें हैं वो कम होगी और हम लोग उसको व्यवस्थित तरीके से स्वच्छता और पार्किंग दोनों को करने का प्रयास करेंगे। जी सर, यूजर चार्ज एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में इन दिनों हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, यूजर चार्ज जैसे नाम है कि यूज़ करने का चार्ज है, तो आप ये समझ में लोगों को नहीं आता यूजर चार्ज क्या है, किस चीज़ का। तो अगर आप उसको स्वच्छता यूजर चार्ज बोलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को। तो ये एक्चुअल में जो योजना है आप देखेंगे कि ये ज़्यादा पुरानी योजना नहीं है, पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, शहरों में कचरा के लिए कोई सिस्टम नहीं था। लोग क्या करते थे कि आसपास कहीं गली में खाली जगह पे या रोड में जैसे चौड़ी जगह है तो वहाँ पर निगम या नगरीय निकाय की तरफ से छोटे मोटे डस्टबिन पीले कलर का रहता था, लोग रखते थे, लेकिन डस्टबिन पर्याप्त नहीं होता था। वो पूरा तकरीबन 100-100 फीट तक भी कचरा फैला रहता था, पूरे शहर में बदबू आती थी। पूरे मतलब कई बार तो ये थे कि मरे हुए जानवर भी वहाँ पर फेंक देते थे, ऐसा टाइप की मतलब बहुत अव्यवस्था रहती थी। उस चीज़ को देखते हुए जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत और राज्य सरकार की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया कि हम लोगों का कचरा है वो फेंकने न देंगे, हम घर से ही कचरा उठा लेंगे। क्योंकि लोग क्या घर का कचरा कहाँ फेंकेंगे, या तो नाली में फेंकेंगे, रोड में या खाली जगह पे। उस चीज़ को बंद करने के लिए जो योजना है कि हम डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करेंगे। तो जिस प्रकार से हम जैसे गैस अपन लेते हैं, अपन जब रिफ़िल करते हैं तो जब घर में गैस पहुंचाया जाता है तो उसके लिए 10-20 रुपये लिया जाता है। वैसे ही जिस प्रकार से लोगों को कचरा डालने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, वो ना जाकर अपने घर से ही हम वहाँ पर, तो जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो मिशन क्लीन सिटी के तहत 2017 से प्रारंभ हुआ है, उसी के तहत 7 दिसंबर 2017 से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यूजर चार्ज लेने के लिए अलग अलग प्रकार के जो संस्थाएं या घर है जो भी है उसके लिए रेट वगैरह तय हुआ है। उसके तहत सफाई का जो यूजर चार्ज है, जो घर से घर का कचरा उठता है, मतलब चाहे घर से, चाहे दुकान से, चाहे होटल से या शासकीय कार्यालय से, इसमें मतलब शासकीय कार्यालय, अस्पताल, स्कूल से भी कुछ पैसे लेने का उसमें प्रावधान है। क्योंकि जैसे हम उसमें डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं तो तकरीबन हम लोगों ने 280 से 300 हमारी स्वच्छता दीदियाँ काम कर रही हैं, 48 वार्ड में 48 गाड़ियाँ हैं, फिर हमारे SLRM सेंटर हैं। तो उन सब का जो खर्चा है तो हमारा भी जैसे देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ बैठ जाता है, लेकिन हमारा जो यूजर चार्ज का डिमांड 1 करोड़ 21 या 25 लाख के आसपास है। तो देखा जाए तो हम काफ़ी कम, जितना खर्चा है उससे काफ़ी कम यूजर चार्ज लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो यूजर चार्ज है अगर लोग देते हैं तो निश्चित ही ये जो पिछले 4-5 साल में हमने जो नई व्यवस्था पूरे देश में, ये केवल यहाँ की नहीं है, ये जो यूजर चार्ज का जो सिस्टम है पूरे भारत देश के सभी नगरीय निकायों में इसको इकट्ठा किया जाता है। सर, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों में स्वच्छता के प्रति गंभीरता होगी। जी, गंभीर रूप से वो इस अपने दायित्व को समझेंगे। जी, और दर भी ज़्यादा नहीं है। जैसे जो छोटे परिवार है उनके लिए प्रतिदिन 1 रुपया पड़ता है, और बड़े जो मिडिल क्लास परिवार है उनके लिए प्रतिदिन वो 2 रुपये ही चार्ज है। बहुत काफ़ी रिजनेबल, 1 रुपया 2 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन घर से अगर कोई कचरा लेके उससे सफाई भी हो जाएगी और हमको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो और नालियाँ और आसपास सफाई भी रहने से, अब गंदगी नहीं होने से बीमारी भी नहीं फैली। जैसे कोरोना हम जान रहे हैं एक बहुत महामारी फैला है, तो इस प्रकार से इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा। जी सर, अभी आपने बात कही कचरा वाहन की, तो कचरा वाहन की तो व्यवस्था है, लेकिन लोगों की ये शिकायत है कि नालियों की सफाई नियमित नहीं होती है। आप क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से ना, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास सफाई व्यवस्था जो अभी नगर निगम जगदलपुर में, वो 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक जैसे हम जा रहे हैं मिशन क्लीन सिटी की जो स्वच्छता दीदियाँ हैं वो घर से घर उठा के लेके जाती हैं। तो उसके बाद जैसे कई बार क्या होता है, कई बार कोई आदमी सुबह काम में निकल जाता है या कभी आगे पीछे जो भी होने से वो कचरा नहीं दे पाता, तो लोग इकट्ठा हो जाता है, या कभी बार हमारी गाड़ियाँ बिगड़ जाती है। उस समय क्या करते हैं लोग आसपास जाके कचरा या फिर वो हो जाता है। उसके अलावा जो राहगीर होते हैं या दुकानों में लोग आते हैं, वो लोग नाली, रोड या कहीं भी खाली जगह फेंकते हैं। तो साथ में जो शहरों में जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े पेड़ है, क्योंकि हमारा ग्रीन जगदलपुर है, तो पेड़ का पत्ता भी गिरता है। इस प्रकार से जो कचरा जो है रोड में और नाली में, और कई बार बिल्डिंग जैसे बनाते रहते थोड़ा बहुत कचरा गिर ही जाता है, या जैसे बिल्डिंग मटेरियल की गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ी, तो उसका भी कचरा गिर जाता है। इस प्रकार से रोड में विभिन्न माध्यमों से कचरा जो रोड नाली में, क्योंकि अपन रोड की सफाई कर देते हैं, घर वाले भी आसपास उसको किनारे डाल देते हैं, तो वो रोड या बारिश होने पर या हवा से वो पानी में, ऐसा हवा पानी से चले जाता है नाली में। तो नाली सफाई निश्चित रूप से करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बार जुलाई अगस्त में हम लोगों ने इस विशेष अभियान जो नाम दिया है कि मलबा मुक्त नाली अभियान। तो इसमें
जैसे मैं सफाई व्यवस्था की बात करें तो एक तो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन वाले होते हैं, और एक हमने हर वार्ड में, ये पहले से ही व्यवस्था है, 3 कर्मचारी जो होते हैं सफाई कर्मचारी, और एक उनका सुपरवाइज़र मेट होता है, वो है। उसके अलावा ये जो सफाई मेट और ये जो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इकट्ठा कर करके रखते जाते हैं एक जगह, उसको हम जेसीबी टिप्पर से भी 12 वार्ड में एक जेसीबी और एक टिप्पर दे रखे हैं। तो हमारे पास सफाई के लिए 3 टाइप की व्यवस्था हो गई। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए मिशन क्लीन सिटी है, और उसके अलावा फिर आपका जो नाली वगैरह सफाई के लिए हमारे पास 3-3 कर्मचारी हैं, और वो लोग जो इकट्ठा करते हैं, नुक्कड़ बनाते हैं एक जगह ला के, उसको उठाने के लिए 12 वार्ड में एक जेसीबी और एक टिप्पर की व्यवस्था दी है। उसके अलावा जो मेन बाज़ार हमारा जो होता है, जो मेन वाला एरिया, जैसे 4-5 वार्ड जो बाज़ार वाला एरिया है, व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग सुबह शाम झाड़ू लगाने की भी व्यवस्था कर रखे हैं। निश्चित है हमारे पास संसाधन और मैन पावर कम होने से जो लोगों की मांग रहती है कि हर वार्ड में झाड़ू लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है। मैं बताया कि एक वार्ड में केवल 3 ही कर्मचारी है, वो इतने लंबे एरिया में झाड़ू लगाएंगे और उसका नाली भी सफाई करेंगे या फिर खाली जगह, इस टाइप संभव नहीं दिखता है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि जैसे कचरा है नाली में, मतलब पौधों का या फिर और भी किसी चीज़ से जो नेचुरल आता है वो तो निश्चित ही जाएगा, लेकिन हम जो मानवीय रूप से क्या करते हैं, अपने दुकान का कचरा या घर का कचरा या बिल्डिंग मटेरियल को फेंक देते हैं, ये सब चीज़ें अगर ना करें तो उसमें जो समय बचत होगी तो निश्चित है हम झाड़ू के लिए भी समय निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि अगर सहयोग करते हैं तो निश्चित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, निगम कार्यों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम आइए देखते हैं कि हमारे शहर के नागरिक निगम को लेकर के क्या कहते हैं। 20 कदम स्वच्छता की ओर। यह अभियान विगत कुछ महीनों से एक ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया जो स्वच्छता कर्मियों के साथ स्वयं नाली में उतरकर गंदगी साफ करते हैं। यह कोई और नहीं, हमारे जगदलपुर के नगर निगम आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल सर हैं। यह एक अधिकारी ही नहीं, पूरे वार्ड वासियों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, और इनको देखकर काफ़ी लोगों में जागरूकता आई और सब सफाई अभियान से जुड़ने लगे। तो मेरी यह अपील है कि सभी अपने आसपास साफ सुथरा रखें ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और खुशहाल बना रहे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे ये जो शहर के नागरिक हैं उन्होंने निगम कार्यों के बारे में क्या कहा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सर आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये देखा गया है कि शहर में जो जल भराव है, ये समस्या बहुत ही विकट समस्या, और कई वर्षों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आपके कार्यकाल में नागरिकों को इससे मुक्ति मिल पाएगी क्या? जी, मैं इसमें जल भराव के बारे में पहले कारण बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास जो जगदलपुर शहर में जल प्रवाह का 2 क्षेत्र है। एक है कि जैसे आपका इधर जो रेलवे कॉलोनी से होते हुए अपना शहीद पार्क से होते हुए पानी है वो बोरिया बहार नाला में चला जाता है, एनएच को क्रॉस करते हुए। उस क्षेत्र में शहीद पार्क के लेकर जो एनएच के बीच में 2 बड़ी कॉलोनी थी, एक थी सन सिटी कॉलोनी और एक हाउसिंग बोर्ड। उसी से पानी क्रॉस होके पहले का एनएच के से बाहर होके उधर नाला में जाता था। उसमें हम लोगों ने शहीद पार्क से लेकर एनएच तक एक बड़ा नाला बनवा लिया। साथ में भूथा तालाब है, उसके आगे भी एक हाउसिंग बोर्ड से आगे एक नाली बनाने से अब हालांकि इस वर्ष कम बारिश हुई, लेकिन अभी तक सन सिटी और हाउसिंग बोर्ड में जो पहले एक वो समस्या थी उसमें काफ़ी कमी आई, क्योंकि पूरा पानी है वो नाले के माध्यम से आगे चले जा रहा है। उसके अलावा जो ये तो हमारा लगभग शहर का 20 से 30% पानी निकलता है। दूसरा जो बड़ा जो एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है जल भराव का, वो है ये रेलवे कॉलोनी से ही बेसिकली दोनों तरफ पानी डाइवर्ट होता है। तो रेलवे क्षेत्र से गंगा मुंडा में पानी आता है, गंगा मुंडा से बीचों इधर विद्या ज्योति स्कूल होते हुए दलपत सागर में जाता है, दलपत सागर से पनारा पारा होते पानी है नदी में चले जाता है। तो ये जो एरिया है इसमें जो मुख्य समस्या है वो गंगा मुंडा से लेकर दलपत सागर के बीच में जो पूरा पैच है उसमें क्या है कि मैं देखूँ कि पूरी जो पानी का जो क्षेत्र पहले पूरा खेत था, वो खेती किसानी करता, तो पानी है गंगा मुंडा का पूरा पानी बह के खेतों में जाता था, खेतों से पानी दलपत सागर में जाता था। तो वो जो खेत वाला एरिया था उसमें आज के समय में कॉलोनियाँ, घर और बाकी निर्माण होने की वजह से व्यवस्थित तरीके से जो बड़ी नालियाँ उस बीच में बननी चाहिए थी वो ना बन के टेढ़ी मेढ़ी नाली या छोटी नाली बनने की वजह से जिस तेजी से पानी निकलना चाहिए वो ना निकलने की वजह से पूरा गीदम रोड में व्यवस्था दिक्कत होती थी। अभी इसीलिए जो अब नया रोड बनाया गया तो गीदम रोड में जो छोटा जो पुलिया था उसको बड़ा करने से पानी वहाँ से आसानी से अभी जैसे बारिश हुई तो निकल गया, लेकिन उसके आगे दिक्कत है। तो उसमें छोटी नाली बनी हुई है, मीडियम नाली, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं वो चैलेंज होगा। और दलपत सागर में जैसे कि अभी क्या हुआ कि पहले उसका लेवल थोड़ा सा कम था, आउटलेट था, नीचे था, पानी निकल जाता था,
एनजीटी के अनुसार से लोगों ने डिमांड करी भाई पानी अगर अब निकाल देंगे दलपत सागर सूखता है तो अपन उसको लेवल को बढ़ाए हैं। उसकी वजह से उधर 2 वार्ड है, दलपत सागर वार्ड, रमैया वार्ड में एक समस्या रहती है। तो उस एरिया में भी अभी जैसे अपन एसटीपी प्लांट वगैरह करके पानी को डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में उस एरिया में भी वो जो 2 वार्ड जो जल भराव का होता है वो होगा। बाकी जो जब अधिक बारिश होती है तो उड़ीसा का पानी आता है और हमारे बुरिया बहार का जब पानी आता है तो जो बाढ़ की स्थिति होती है उसमें हमारे 4-5 वार्ड जो इंद्रावती के किनारे हैं तो वो बाढ़ की स्थिति उसको हमारे उसमें मतलब नगर निगम प्रशासन से प्रबंधन मुझे नहीं लगता है कि हम ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि वो नदी किनारे लोग हैं 100 से 200 मीटर में जो बसे हुए हैं उसमें जब पानी का जब स्तर बढ़ता है तो अपने आप ऑटोमेटिक पानी भरता है तो उनको हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो वो एक है समस्या। लोगों को अपन बोलते हैं कि दूसरी जगह उनको हम लोग आवास योजना भी स्वीकृत किए लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो वो एक बड़ी दिक्कत है। अपन उनसे प्रयास करेंगे कि भाई हम जो सूखे क्षेत्र में ऊँचे स्थानों में जो आवास बना रहे हैं अगर वहाँ पर अगर वो चले जाते हैं तो एक जो बाढ़ के समय जो घर ढहने का या जान जाने का खतरा रहता है निश्चित ही उसमें कमी आएगी। सर बातचीत का विषय थोड़ा सा मोड़ते हैं और जैसा कि हमें पता चला है कि आपको लेखन में भी रुचि है जी, तो आपने एक किताब भी लिखी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं एक्चुअल में मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड अगर देखेंगे हायर एजुकेशन में तो मैं बीए, एमए और एमफिल में मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया है। तो साहित्य और लेखन के प्रति एक रुझान पहले से ही है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं साहित्यिक नहीं हूँ पर भी मैंने अच्छे से मतलब उस समय अध्ययन किया था। तो एक समझ है कि लेखन जो होता है कैसे किया जाता है। फिर मैंने जैसे उसके बाद फिर सिविल सर्विस जैसे अपने लाइफ में एम लेके चला था कि अपने सिविल सर्विस में जाना है। तो मैं दिल्ली में रह के भी और रायपुर में दोनों मिल के तैयारी वारी करते रहता था। तो उस समय 2-3 बार मैंने मतलब अटेम्प्ट दिया, IAS का इंटरव्यू दिया था। तो थोड़ा समय होने लगा था तो उस समय मैंने सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए, कुछ उससे एक तो आर्थिक लाभ भी होगा और पढ़ाने से बेनिफिट भी होता है, खुद को उससे आप टच में रहते हैं। तो मैंने उस समय कोचिंग वगैरह जैसे है सिविल सर्विसेज वाले कराते रहता। तो मेरे पास एक अच्छा अपने खुद की तैयारी का और पढ़ाने के समय नोट्स वगैरह बहुत अच्छा था। उसी से मैंने एक, क्योंकि मेरा इस विषय ज्योग्राफी था तो उसमें मैंने इंडिया के मैपिंग पे एक अच्छी बुक बच्चों के लिए मैंने लिखी थी, इंडिया थ्रू मैप्स। वो 2011 में ये बुक आई थी और आज भी 10 साल होने के बाद भी ये बुक है। आज के समय में अमेज़न, किंडल और जो हमारे पब्लिशर एक्मे पब्लिकेशन है दिल्ली वाले, वहाँ से हार्ड बुक भी इसकी चलती है। और मैंने उसकी बुक कभी हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए लाइब्रेरी में भी और कुछ लोगों को उसको मैंने दिया है। तो एक मतलब वो था कि जैसे जो ज्ञान है वो बंटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ जानते हैं वहाँ अपने तक सीमित ना रखें, है ना। हमारे बड़े बड़े जो महान थिंकर थे या जो भी लोग रहे हैं उन्होंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसको अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ आपके पास है, जैसे बोलते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा जो एक ऐसा वो धन है जिसको आप जितना वो कभी कम नहीं होता है, वो बढ़ता है और बढ़ता है। बाकी धन को आप दूसरों को दोगे तो आपके पास कम हो जाएगा। तो ये एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो ये मेरा उद्देश्य है कि हम भी जैसे आज जिस पद पे हैं तो किसी ने अपने ज्ञान को बुक में और किसी माध्यम से हमको दिया, उसी से हम पढ़ के अच्छे मतलब परीक्षा में अंक लाए तभी हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो वही चीज़ हम दूसरों को पास ऑन कर रहे हैं। तो वो एक इस तरीके से एक कर्ज होता है, जैसे ना जो शिक्षक है जो स्टूडेंट को देता है स्टूडेंट फिर शिक्षक बनता है। तो वो जो एक परंपरा होती है ज्ञान को बढ़ाने की, और ये मानव समाज उसी ज्ञान के वजह से ही आगे बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है कि हमें अच्छी जो ज्ञान अच्छा हमारा जो हाँ बिल्कुल है ना, और स्पेशली ज़रूरतमंद बच्चों को अगर वो मिले तो ज़्यादा उसमें लाभ कर रहता है। सर जाते जाते एक आपसे आखिरी सवाल सर, वो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। इतना व्यस्त रहते हैं आप, तो अपने परिवार को आप कैसा समय दे पाते हैं, कैसे समय दे पाते हैं? निश्चित ही ये जैसे बहुत ही कठिन मतलब प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद ही जैसे सिविल सर्विस में संयुक्त कलेक्टर हूँ और मेरी वाइफ भी है वो शिक्षक हैं, मतलब इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो हम दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर जो हमारा परिवार है वो गांव में रहता है, भाई लोग भी अलग अलग। तो मेरा परिवार संयुक्त परिवार लेकिन 4-5 जगह सभी अलग अलग रहते हैं। तो आज के समय में जैसे आपका आधुनिक साधन आ गया है, मोबाइल में कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग, इस प्रकार से अपने परिवार से जुड़ के और जब समय मिलता है तो जैसे वो लोग आ जाते हैं या फिर मैं भी चले जाता हूँ। इस प्रकार से मैनेज करके, क्योंकि जीवन में जैसे सिविल सर्विस में आने का लक्ष्य है जैसे लेके चले हैं, तो इसमें आप जान रहे हैं कि इसमें हर 1-2 साल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते ही रहती है। तो एक वो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो उसमें हाँ तैयार है कि हाँ निश्चित रूप से परिवार थोड़ा अलग रहा। क्योंकि और एक बताना चाहूँगा, मैं जब ना 5वीं मतलब 10 साल का था
तभी से मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, तो जी सर। घर से वैसे जब 10 साल का था तभी से घर से लगभग बाहर ही हूँ। जी सर। तो एक उसकी एक आदत सी है, लेकिन क्योंकि अब है ना विवाह के बाद फिर फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो ड्यूटी पर पहले है सर। साथ में ही एक साथ सर्विस थी जशपुर और धमतरी में, अभी थोड़ा सा हुआ है, तो वो एक मैनेज करने में दिक्कत होती, लेकिन परिवार से सपोर्ट मिलता है ना, तभी आदमी आगे बढ़ पाता है निश्चित रूप से। जी सर। सर, निगम के कार्यों के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद।